हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आखिर वो दिन आ गया जिस दिन के लिए आप सबने इस सरकार को चुना था और बजट आज प्रेजेंट कर दिया है। नई सरकार का नया बजट और बजट में क्या आया ये अब तक आप सबको पता चल गया होगा। आप में से शायद कुछ लोग इसको लेकर सरप्राइज्ड होंगे, लेकिन कम से कम मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ। तो इस बजट की कुछ खास बातें क्या हैं और हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो आप सबने अब तक जान लिया होगा कि क्या बदलाव किए गए हैं। तो कैपिटल गेन टैक्सेस में बदलाव किया गया है, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है उसे भी बढ़ाया गया है और लॉन्ग टर्म को भी बढ़ाया गया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है और लॉन्ग टर्म 10% से 12.5% किया गया। साथ ही उसके ड्यूरेशन को भी बढ़ाकर थोड़ी रिलीफ देने की कोशिश की गई है और साथ ही जो उसका एग्जेम्पशन का लिमिट है उसे भी 1 लाख से 1.25 लाख किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ करके उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से तो उन्होंने इक्विटी इन्वेस्टर्स को लपेटा। और इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके का माहौल बना था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, डेथ ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। छोटी सी एसटीटी की जो बढ़ोतरी हुई है, अगर आप उसे रेशियो निकाल कर देखें तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन अ वे मैं थोड़ा सा बजट से, जिसे कहते हैं, एक रिलैक्स्ड हूँ। थोड़ा हद तक मुझे ये भी खुशी है कि मैं जिस तरीके का माहौल बना था उस तरीके का फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आगे शायद कुछ कर दें। लेकिन फ़िलहाल जो डैमेज है वो एफएनओ मार्केट में बहुत छोटा है और आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे। तो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट में देखें तो फ्यूचर्स का जो एसटीटी है 0.0125% प्रेजेंटली था, इसे बढ़ाकर प्रपोज किया गया है 0.02, और ऑप्शंस में 0.0625% था, उसे बढ़ाकर 0.10% किया गया है। तो सिर्फ यही बदलाव फिलहाल जो एफएनओ मार्केट में किया गया है। तो इस वक्त पूरे इंडिया में हॉट किया है, तो हॉट है ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, और तो उसको जो लोग उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उन्हें इस तरीके से बजट में लपेटा गया। तो इसे एक तरफ से यहाँ पर उनसे थोड़ा माल निकाला गया और थोड़ा बहुत जो इनकम टैक्स में छूट छाट देकर उसे थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक। एक तरफ स्टिक है, एक तरफ कैरेट है। तो अब बजट देखने के बाद काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या बजट अच्छा है, बुरा है, कैपिटल मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट है। और कुछ जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमारे मन में उठ सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों मिडिल क्लास अपर क्लास को इस तरीके से लपेटा। दूसरा ये क्वेश्चन है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो इक्विटी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहेगा या एफएनओ की ट्रेडिंग, जब ये नया जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और तीसरा, इन सब का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। अगर आप देखिए इसके पीछे का माइंडसेट देखिए, जब पिछले गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, वहाँ पर हमें देखने को मिला जो गरीब आदमी है, जो लोअर इनकम के लोग हैं, उन्होंने इस सरकार को बड़ी मात्रा में वोट नहीं दिया कई मेजर स्टेट्स में। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर उनको लगा कि हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है ये बड़े लोगों को हो रहा है। और जिन स्टेट्स में जो फ्रीबीज दिए गए, अच्छी जो घोषणाएं की गई, योजनाएं चलाई गई, वहाँ उन्होंने वोट दिया। तो इस वजह से ये, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये की वैल्यूएबल लेसन सभी पार्टियों ने इसको जाना। और एक और चीज़ अगर आप देखिए तो जिन लोगों ने सरकार को वोट दिया, चाहे आप उनकी कितनी भी जेब में डाका डाल लीजिए, वो उन्हें वोट देंगे, क्योंकि वो इस तरीके से एक तरीके से उनको सरकार कन्विंस्ड कर चुकी है कि भैया तुम तो देशभक्ति और नेशनलिज्म के लिए पैदा हुए हो, हम तुम्हारी कितनी भी जेब काट लें लेकिन तुम नेशनलिस्ट बने रहोगे। तो सरकार काफ़ी हद तक जो ये
इस बात पर बिलीव करती है और मुझे भी लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी जमात ऐसी हो गई है कि चाहे आप उसको कितना भी डैमेज कर दें फिर भी वो उन्हीं पार्टीज़ को वोट देता आएगा जिसको वो इमोशनली जिससे कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी का एक सीधा मतलब है, हमें सरकार से पूछना चाहिए आप हमें क्या दे रहे हैं और क्या दे पाएंगे, उसी के बेसिस पर हमें वोट देना चाहिए। हमें कुछ ऐसे इश्यूज़ पर वोट नहीं देना चाहिए जो हमको सीधी तरीके से इम्पैक्ट ना करें। इस मामले में मैं मानता हूँ कि जो गरीब और लोअर इनकम के लोग हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। वो आप उनसे मीठी मीठी बातें करिए, वो आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, आपको टाइम देंगे। लेकिन देखेंगे जब आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपको छोड़कर किसी और को वोट देंगे, और डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना भी चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इक्विटी और एफएनओ इन दोनों में से विनर कौन रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बजट आने से पहले इस तरीके का माहौल बनाया था कि मुझे भी काफ़ी हद तक मैं डर गया था कि अब क्या करना पड़ेगा। अब लगता है दुकान बंद करनी पड़ेगी और कहीं और जाकर कुछ और काम धंधा करना पड़ेगा। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही छोटी सी सज़ा के साथ हम छूट गए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एफएनओ में जो एसटीटी बढ़ाई गई है उसका क्या इम्पैक्ट है। ऑप्शंस मार्केट की बात करते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो 100 रुपये का आप एक ऑप्शन खरीदते हैं और उसे 150 रुपये में बेचते हैं। प्रॉफिट आया आपको और आपने 50 रुपये का प्रॉफिट किया। 100 क्वांटिटी 4 लॉट का आपने निफ्टी लिया तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 100 आपकी क्वांटिटी है तो 5000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखें तो इस वक्त आप इसमें सिर्फ 9 रुपये की एसटीटी देते हैं और जब बढ़ जाएगी तो आप कितनी एसटीटी देंगे? 15 रुपये की एसटीटी देंगे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस में करते हैं, बड़े बड़े मूव्स को कैच करते हैं, तो आप पे इम्पैक्ट देखिए बहुत कम है। लेकिन व्हाट अबाउट स्कैल्पिंग? अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे, 8, 10, 12 पॉइंट का काम करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा? तो मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये का आपने ऑप्शन खरीदा और 110 रुपये में आपने बेच दिया, तो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ और 100 क्वांटिटी आपने ली, 4 लॉट का मान लीजिए निफ्टी लिया। तो अगर अभी देखें तो आपका 7 रुपये का एसटीटी जो है वो रहेगा और इसके बाद 11 रुपये का नया दरें जब लागू हो जाएंगी तो 11 रुपये का आपको एसटीटी पड़ेगा। तो 4 रुपये का अंतर पड़ेगा इस एग्जाम्पल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भी इस करेंट टैक्स स्ट्रक्चर में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें एक्स्ट्रा पैसे तो देने पड़ेंगे, हमारे प्रॉफिट से तो कुछ ना कुछ जाएगा और अगर उसे आप जोड़ लें तो एक बहुत बड़ी रकम भी बनती है। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि डैमेज कम है। वहीं अगर इक्विटी मार्केट की बात करें, क्या आप एक एचएनआई हैं और आप एडवांस स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी मार्केट के डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि आपको ये प्रेडिक्ट ना करना पड़े कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या आप ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशंस लॉस में आ गई तो आप उसमें एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें? अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और इसी तरीके की एडवांस्ड एफएनओ स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे 2 दिन के बिग ट्रेडर्स समिट ज्वाइन करें, जो कि कोलकाता में होने वाला है 28 और 29 को होटल नोवोटेल में। और ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ क्लासरूम की क्लासेस होंगी, इसके अलावा बहुत सी इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशंस भी होंगी जहां पर आप बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स भी सीख पाएंगे और कंटिन्यूसली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एक बार ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी आपसे हमारा कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके बाद उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और साथ ही कम्युनिटी का भी सपोर्ट होगा। तो आइए मैं क्विकली आपको दिखाता हूं कि किस लेवल की स्ट्रैटेजीज का वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं और यहां पर आप देखिए, यहां पर स्ट्रैटेजी की पोजीशन बनती है और उसके बाद लॉस हमें यहां पे दिखता है
और लॉस के बाद इसमें पोजीशंस में चेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में बदलाव होता है और इसके बाद स्ट्रैटेजी धीरे 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 प्रॉफिट जोन में आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखें तो किस तरीके से इसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लॉस से स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके कई सारी स्ट्रैटेजीज हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और मैं आपसे मिलूंगा कोलकाता में। तो इक्विटी मार्केट में पहली बात तो आप देखिए, अगर आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग करते हैं, अभी तो कई ब्रोकर्स जो हैं फ्री दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का एक्सचेंज फीस में बदलाव किया गया है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो भी वहाँ पर ब्रोकरेज लगा दें। तो डिलीवरी में जो फ्री ब्रोकरेज मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी और हो सकता है कि और भी बढ़ जाए आने वाले दिनों में। दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि इस तरीके से जो कैपिटल गेन टैक्सेस में भी बदलाव किए गए। तो काफ़ी लोग हैं जो स्विंग ट्रेडर अपने आप को कहते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं और 4 महीने 6 महीने 8 महीने में पोजीशंस को कट करते हैं। तो उनको जो कैपिटल गेन देना पड़ेगा वो एक बड़ा उनको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है अगर हम नए बजट की बात करें तो इक्विटी वाले थोड़ा डिसएडवांटेज में रहेंगे। एक और चीज़ देखिए, समझने वाली बात है कि अभी चलिए मार्केट अच्छा दौड़ रहा है, सारे स्टॉक भाग रहे हैं और कोई भी आंख बंद करके ABCD स्टॉक पकड़ लीजिए तो 5-10% आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन इमेजिन करिए वो दौर जब एक बेयर मार्केट का अटैक होगा, उस केस में वो इन्वेस्टर कैसे कमाएगा? ट्रेडर तब भी कमा लेगा, वो पुट खरीद के पैसे बना लेगा, लेकिन इन्वेस्टर क्या बना पाएगा? अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट तो सेफ है और डेरिवेटिव मार्केट जो में तो बड़ा नुकसान हो जाता है, देखो उसको 1 लाख का हो गया, उसको 2 लाख का हो गया। देखिए दोस्तों, मार्केट इज मार्केट। हर मार्केट, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम करिए, FNO, चाहे इक्विटी, चाहे म्यूचुअल फंड, सब में लॉसेस होते हैं। आप पिछले 10 साल के म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करिए, मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस देख के बताइए, क्या वहाँ हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है? क्या इक्विटी में बड़े बड़े स्टॉक्स गिरते नहीं हैं? क्या इन्फोसिस 20-25% नहीं गिरा? क्या पेटीएम इतना बड़ा इशू जो आया, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO, क्या उसकी हालत अगर आपने वहाँ पे 2 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी क्या वैल्यू होती? क्या बड़ी बड़ी कंपनीज जेट एयरवेज, किंगफिशर, क्या हीरो से ज़ीरो नहीं बन गए? तो बात ये नहीं है कि डेरिवेटिव मार्केट अच्छा है या इक्विटी मार्केट अच्छा है। बात ये है कि अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखेंगे तो आप दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे, देखो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेंगे तो यहाँ पर भी आप पैसे कमा सकते हैं, वहाँ पर भी पैसा कमा सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस बजट में जो STT में बदलाव किया गया है वो इक्विटी मार्केट को ज़्यादा डैमेज किया गया है। अब जो तीसरा प्रश्न उठता है कि इस सबका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। आज का अगर हम मार्केट देखें तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, लेकिन रिकवरी भी हो गई। मुझे नहीं लगता कि इस बजट में जो बदलाव किए गए हैं वो शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान देंगे। ऑफ कोर्स जो FD में आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप अभी भी स्टॉक मार्केट में ही लगाएंगे। आपको ये लगेगा चलो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन FD में जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोच अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट की वजह से वो बोलेंगे अरे अरे छोड़ दो इक्विटी मार्केट, अब तो हम FD में पैसा लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बदलाव होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप अपना व्यू पॉइंट शेयर करिए। देखिए, जब आदत लग जाती है ना लोगों को 15% 20% की रिटर्न पाने की, तो वो 5-6% की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। वो चीज़ भूल जाता है कि यहाँ पे रिस्क है। आप कोई भी मार्केट में पैसा लगाएंगे वहाँ पे डिस्क्लेमर होता है कि भैया देयर इज़ अ मार्केट रिस्क इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट देगा, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट आ रहा है तो वो क्यों वो 5%, 6%, 7% के चक्कर में रहे। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया गया इंडिया में, जिसकी वजह से लोगों का मोहभंग हुआ बैंकिंग सिस्टम से और वहाँ से वो पैसा निकाल कर मार्केट में लगाए, और उसी को लेकर अभी RBI और गवर्नमेंट चिंता जता रही है कि भैया बैंकों में पैसा रखो और
इस वजह से उन्होंने कुछ एक कदम उठाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उनका मोटिव पूरे होने वाला है। और हो सकता है आने वाले टाइम में वो कुछ और कदम उठाएं ताकि लोग मार्केट छोड़कर वापस से इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएं। एक और चीज़ को अगर आप गौर से देखिए कि गवर्नमेंट शायद नहीं चाहेगी कि वो एफएनओ मार्केट को डिस्ट्रॉय करे। देखिए, इंडिया का जो ऑप्शंस मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, वो वर्ल्ड के टॉप मार्केट्स में आता है और एनएसई हमारे टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है डेरिवेटिव्स मार्केट में। और आप देखिए कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग की जो बूम हुई है, उसमें कितने रोजगार पैदा हुए हैं, कितने लोगों का ब्रेड एंड बटर चल रहा है, इतने सारे ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं और ये ग्लोबल रेपुटेशन का विषय है। मुझे नहीं लगता कि सरकार एफएनओ मार्केट को बर्बाद करेगी। उनको असली खतरा जो है वो इक्विटी मार्केट से है, क्योंकि लोग बैंक से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। वहाँ पर उनका असली टारगेट है। ये मेरा व्यू है, आप एग्री करते हैं कि नहीं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मार्केट को गिरना होगा तो उसके लिए और फैक्टर्स हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 1,20,000 करोड़ के आईपीओज आने वाले हैं, सरकार को भी उससे फ़ायदा होगा और बहुत से जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं उसको इससे फ़ायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी नियर टर्म में कोई ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे कि लोगों का इक्विटी मार्केट से मोहभंग हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम इस समराइज़ करें तो इस बजट में क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। तो दोस्तों, अगर हम समराइज़ करें कि बजट कैसा रहा, तो बजट में कुछ भी मुझे नहीं लगता, कहीं थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल बजट है, कहीं पर भी इसका बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या वो इस बजट के अलावा कुछ और ऐसे अनाउंसमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स और एफएनओ मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका क्या व्यू है इस बारे में? अपना व्यू शेयर करना मत भूलेगा। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।